हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार 3 मार्कर जो हैं उनका क्लासिफिकेशन होता है। अमूमन 4 प्रकार के प्रश्न वहाँ बनते हैं, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। और उसमें से जो पहला टाइप था, टाइप 1 जो था, उसके मैंने आपको कुछ मॉडल आंसर लिख के भी बताए थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आज का जो वीडियो है वो पूर्णतः इस बात पर बेस्ड है कि इसमें टाइप 2 और टाइप 3 के आंसर जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो टाइप 2 पे पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, फिर टाइप 3 हम देखेंगे, और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें टाइप 2 टाइप 3 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और फिर टाइप 4 कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस को। लास्ट जो टाइप 1 देखा था उसके बाद जो टाइप 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 2 मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप 1 वर्ड में उसका आंसर लिख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये 2014 में आया है जीएस के पेपर 2 में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मतलब एक डिस्टिंक्ट इसका आंसर बन रहा है, और डिस्टिंक्ट आंसर बनेगा इसका डॉक्टर बी एन राव। मतलब आप केवल बी एन राव भी लिखोगे तो भी पूरे 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन किया जाए तो आप लिख सकते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव थे। इतना भी लिखोगे तब भी वही बात है, केवल बी एन राव लिखोगे तब भी वही बात है। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, बी एन राव लिखें। नहीं होती है, अच्छी होती है तो पूरा स्टेटमेंट लिखे बी एन राव के साथ। और नहीं होती, स्पीड अगर स्लो रहती है, थोड़ा सा आपको लगता है कि आपका टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, तो आप बी एन राव लिख के भी इसमें 3 नंबर ला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, द रिपब्लिकन के रचयिता कौन है? ये 2014 में जीएस 4 पेपर का क्वेश्चन है। द रिपब्लिकन के रचयिता कौन है? तो बहुत इजी है, केवल प्लेटो भी लिखोगे आप तो द रिपब्लिकन के रचयिता में काम हो जाएगा। और दूसरा तरीका मैंने बताया था, आप लिख सकते हैं द रिपब्लिकन के रचयिता प्लेटो थे। इतने में पूरे नंबर मिलेंगे, ये क्योंकि एक फिक्स क्वेश्चन है, इसका आंसर भी एक डिस्टिंक्ट वर्ड होता है, इसलिए इसमें आपको पूरे स्टेटमेंट बनाना, 3 बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतने में नंबर मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन को आप देखो, 2014 जीएस पेपर 4 का है। केवल दयानंद सरस्वती लिखोगे तब भी पूरे 3 नंबर मिलेंगे। अगर वो बोलता केवल आर्य समाज तो फिर हम लिखते हैं दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे, फिर उसकी उद्देश्य लिखते, मूल भावना लिखते, उनकी कुछ अच्छी पुस्तकें लिखते, लेकिन केवल बोल रहा है आर्य समाज के संस्थापक कौन है। एक डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट है, उसका सीधा क्वेश्चन का आंसर बनता है दयानंद सरस्वती। पूरे 3 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? 2015 का क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 में। तो उसने किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें फोकस आपका ये है कि स्टेट पता होने चाहिए, आपको स्टेट लिखने हैं। तो आप केवल राज्यों के नाम भी लिखोगे तब भी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको सामने दिख रहा होगा 8 राज्यों से और डैश करके राज्यों के नाम लिख दिए हैं, तो ये 8 राज्यों के आप नाम लिख देंगे ना, इतने भर में आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। इसमें कोई अलग से कुछ इसमें संरचना बनाने की, कोई अलग से स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन 5 देखिए, ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? ये ग्रेट बैरियर रीफ है, 2015 का क्वेश्चन है जीएस 1 का। इसमें केवल एक डिस्टिंक्ट प्लेस पूछी गई है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट प्रशांत महासागर में, जिसको अपन कोरल सागर भी बोलते हैं, उसका जिस हिस्से में ये बैरियर भित्ति है वहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट प्रशांत महासागर, ब्रैकेट में मैंने लिखा कोरल सागर में स्थित है। इतना लिखने पर आपको पूरे 3 अंक प्राप्त होंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है और कतई ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत सारी बातें लिखूं तब होगा। जो पूछ रहा है केवल वो लिखो। सिविल सर्विसेज मेंस जो है प्योरली बेस्ड, जो पूछा गया है वो लिखें, टू द पॉइंट लिखें, नीट एंड क्लीन लिखें, नंबर अच्छे आते हैं। अब ये आपका टाइप 2 क्वेश्चन हुए, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि हम टाइप 4 है इस पर चर्चा करेंगे। अब इसके बाद टाइप 2 के बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप 3। अब अगर हम देखें टाइप 3 में, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो था, पहला वीडियो, उसमें बताया था कि टाइप 3 में जनरली या तो कोई स्टेटमेंट दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि इसको डिस्क्राइब करेंगे क्या है, या दे दिया जाता है बोलते हैं इससे क्या तात्पर्य है, या कई बार परिभाषित कीजिए लिख दिया जाता है, स्पष्ट करें लिख दिया जाता है। तो एक्चुअली जनरली आप ये मान के चलिएगा कि उसमें जो टर्मिनोलॉजी दी गई है उसको पहले पॉइंट में डिफाइन करने की बात है, उसको आपको डिफाइन करना है, फिर आप उसके संबंध में और कुछ जानते हैं तो वो बात लिखनी है, और फिर उसके बाद उसका कोई फैक्ट आपको उससे संबंध में मेंशन करना है। तो आप देखिए, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करके आपको बताए हैं।
पहला क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है। जीएस सेकंड का पेपर है 2015 का। आप अगर सोचो ना तो ऐसे लिखने में विकेंद्रीकरण का बहुत कुछ है, लेकिन पहले स्टेटमेंट में आप विकेंद्रीकरण होता क्या है समझा दीजिए, क्योंकि वो पूछ रहा है क्या तात्पर्य है। दूसरे स्टेटमेंट में समझा दिए इसका इस्तेमाल क्या है, और तीसरे में इसका एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको पहले स्टेटमेंट में लिखा, कार्यों, शक्तियों, व्यक्तियों अथवा चीज़ों का केंद्रीय स्थान या केंद्रीय प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकरण कहलाती है। आप भी समझते हैं, जितनी तैयारी करके हम लोग जाते हैं हमको पता होता है विकेंद्रीकरण क्या होता है, लेकिन लिखना कैसे उसको स्टेटमेंट में, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा, यह अवधारणा राजनीति, विधि, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र आदि क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर लागू की जाती है। कई बार पढ़ा हमने, लेकिन उसको यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना। और फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर तीसरे स्टेटमेंट मैंने लिख दिया पंचायती राज व्यवस्था। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, 73वां संविधान संशोधन जो है वो विकेंद्रीकरण का बेहतरीन उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, शिशु मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। अब परिभाषा पूछ रहा है तो हमें टू द पॉइंट ये समझाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। शिशु मृत्यु दर होता क्या, डिफाइन करना है। तो पहले स्टेटमेंट में लिखा है, प्रत्येक 1000 जीवित शिशुओं में मरने वाले शिशुओं की संख्या जिनकी आयु 1 वर्ष से कम हो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 पे काउंट करते तो 1000 मेंशन करना है, 1 वर्ष से कम के बच्चों को गिनते तो 1 वर्ष से कम के बच्चों की आयु लिखना है। ये दो बातें लिखोगे तो पूर्ण परिभाषित होगा। दूसरा स्टेटमेंट मैंने बताया दिया भारत में ये दर कितनी है, तो लगभग 30 है। और तीसरे में मैंने लिख दिया मध्य प्रदेश में दर कितनी है। इससे ये क्लियर होता है उसको कि आपको इसके बारे में फैक्ट भी पता है। ये डिस्क्रिप्टिव की जब बात आती है तो लिखने में शिशु मृत्यु दर पे आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन वो ना आपसे कारण पूछ रहा है ना समाधान पूछ रहा है, उसने बोला परिभाषित कीजिए, तो आप केवल उतना ही कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है। सन 2017 में पेपर नंबर 2 में क्वेश्चन आया था, सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य। वो ये नहीं पूछ रहा कि इसके आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या क्या हैं, वो पूछ रहा है आरंभिक क्षेत्राधिकार मतलब क्या होता है। तो पहले तो हमको इसका बेसिक बता दिया। पहला स्टेटमेंट देखिए आप इसका, संविधान के अनुच्छेद 131 में अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार वर्णित किए गए हैं या वर्णित है। ये लिखने से ये क्लियर हो जाता है सामने वाले को या वैल्यूअर्स को कि इस व्यक्ति को आरंभिक क्षेत्राधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आधारभूत जानकारी है। दूसरे स्टेटमेंट में इसमें आरंभिक क्षेत्राधिकार बताए हैं, वे सभी मामले जो केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही सुने जा सकते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल होते हैं। आपको पता है बहुत अच्छे से ये कि ऐसे मामले जो केवल सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है और कोई कोर्ट नहीं सुन सकती, उन मामलों को आरंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो पूर्णतः इस बात को परिभाषित कर रहा है कि आरंभिक क्षेत्राधिकार होता क्या है। तीसरे में मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे राज्यों के मध्य विवाद, तो जब 2 राज्यों और 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच विवाद होते हैं तो वो आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। दूसरा स्टेटमेंट लिखा राज्य और संघ के मध्य विवाद, जब केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है तो वो भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय ले जाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि टाइप 3 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कई बार हम फ्रेम नहीं बना पाते हैं, लिखना क्या है, किसको छोड़ना है, कितना लिखना है। उसने बोल दिया तात्पर्य क्या है, तब भी समझ जाना परिभाषित करना है, स्पष्ट करें तब भी परिभाषित करना, और परिभाषित करें लिखा तब तो परिभाषा उसकी देनी ही देनी। तो ये टाइप 3 के क्वेश्चन जो होते हैं वो विशेष तौर पर सोच के विशेष तौर पर प्रैक्टिस करें आप लोग, क्योंकि इसकी फ्रेमिंग थोड़ी अलग टाइप की दिखती है। आप बिल्कुल मान के चलिएगा पेपर 3 और पेपर 4 में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, और कई बार पेपर 2 में भी होते हैं। पेपर 2 के पार्ट 2 जो सामाजिक मुद्दे वाला हिस्सा जो सोशियोलॉजी का पार्ट है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसके अलावा एक टाइप और होता है जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा, अंतर स्पष्ट करने वाला। उसके बारे में आपको बताऊँगा कैसे उसकी संरचना होती है, लिखने का तरीका क्या होता है और कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत मदद करेगा। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, घर में बैठे हैं, और ये वीडियो अगर आप उपयोग करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद के साथ कि आप अच्छा प्रयास करेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे और बहुत अच्छा मेंस लेके आएंगे। आगे के वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।